ये भी क्लास 6 का अतीत से वर्तमान का अध्याय 2 से 7 तक का मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। तो बच्चे इसमें जागरूक होंगे कि हाँ मुझे लिखना है। इस वीडियो को पॉज कर करके आसानी से वो लिख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा आपको ये मिलेगा। डैन पब्लिक स्कूल रंजीत सर हैं। अध्याय 2 से है, ये वर्तमान में है। निम्नलिखित का सुमेल करें। तो सुमेल यानी कि इसको मिलाना है। निम्नलिखित का सुमेल इसमें किया हुआ है, कोई इसमें करने की बात नहीं। जो भी है यहाँ पे सभी ये आंसर ही दिया हुआ, टोटल चीज़ ये आंसर ही है, इसको आंसर ही हम कहेंगे। प्रथम क्वेश्चन यहाँ होता है, इतिहास के अध्ययन से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। हाँ बच्चों, ये इतिहास के अध्ययन से हमें क्या जानकारी होती है। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप क्या जानकारी लेते हैं, इसको आपको ये जानना है। यानी कि इतिहास प्रागैतिहासिक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जान लेना है आपको कि प्रागैतिहासिक ये क्या है। प्रागैतिहासिक वह काल होता है जिस काल में मानव को पढ़ना, लिखना, सुनना ये सभी कुछ पता भी नहीं था कि वो कैसे पढ़ते हैं। उसके बारे में बताया गया है, जिसको हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कि इतिहास प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के अतीत को बताता है। अतीत आप सभी समझ सकते हैं कि बीता हुआ। भारत अथवा विश्व के अतीत सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताता है। मनुष्य ने प्राचीन संसाधनों की खोज किस प्रकार की, अपनी समस्याओं का निदान किस प्रकार किया, देश विदेश के शासकों का जीवन शैली तथा कार्य क्या थे। ये रहा प्रश्न प्रथम का आंसर। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरा प्रश्न है, यह है कि पुरातत्व किसे कहते हैं। पुरातत्व यानी कि वैसी वस्तुएं, यहाँ पे आंसर होगा वैसी वस्तुएं जिनके माध्यम से अतीत की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र और सिक्के। तो ये पुरातत्व यानी कि पुराने वर्षों में किसी भी वस्तु के बारे में आप कैसे जानकारी हासिल करते हैं। जब कभी आप देखेंगे कि छोटा सा बच्चा भी जन्म लेता है तो कोई भी वस्तु को जानने के लिए वो बहुत ही प्रयत्न करता है, पूछता है कि ये क्या है, वो क्या है। इस चीज़ को हम लोग कुछ भी पूछे हुए हर एक चीज़ के बारे में जो जानकारी मिल रहा है वो हमें इतिहास देती है। तो ये रहा दूसरा प्रश्न का आंसर। अब यहाँ से हम चलते हैं तीसरा प्रश्न का उत्तर। ये तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, इतिहास के अध्ययन से अपने अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। यानी कि इतिहास आप पढ़ते हैं तो पहले लोग क्या थे, मानव पहले क्या था, किस प्रकार के था, उसके बारे में आपको ये जानकारी दी रही है। इसका आंसर नीचे रहता है, हमारा अतीत यानी भारतवर्ष का अतीत बहुत पुराना है। अतीत की जानकारी हमें इतिहास से प्राप्त होती है। इतिहास उत्खनन से प्राप्त अवशेषों को संग्रह कर पुरातत्ववेत्ता क्रमबद्ध रूप से इतिहास का संकलन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल इतिहास के दो भाग हैं। और ये भी समझ सकते हैं प्रागैतिहासिक जिसमें लोग पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानते थे। इतिहास काल पढ़ना लिखा जानते थे बट किसी वस्तुओं के बारे में, कोई औषधों के बारे में जानकारी नहीं थी। इतिहास में बताता है कि भारत में सभ्यता और संस्कृति कब और कैसे कहाँ विकसित हुई। मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों की खोज कैसे की, किस प्रकार गांव, नगर और राज्यों की स्थापना हुई, अपनी समस्याओं के निदान के लिए नए नए आविष्कार किए, किस प्रकार वर्तमान बदलाव अतीत की ही देन है। ये तीसरा का है। और ये चौथा प्रश्न है आपका यहाँ पे, अतीत की जानकारी जिन जिन स्रोतों के माध्यम से हो सकती है उसकी एक सूची बनाएं। जैसे अब आप देख रहे हैं कि अतीत में आप किस किस वस्तुओं के बारे में जानकारी लेते हैं। अब यहाँ पे मिलता है आपको पत्थर, ईंट से बनी इमारतें के अवशेष, फिर यहाँ पे है औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र और सिक्के। तो ये सभी आपका अतीत से जानकारी मिलता है कि हाँ ऐसा भी होता है। 5 नंबर है, देश का नाम भारत और इंडिया कैसे हुआ। हाँ दोस्तों, बच्चों इसे जानना है कि हमारा देश भारत है, वो पहले इंडिया था। जिस तरह कि हिंदू और सिंधु के बारे में आप सभी ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे इसमें आपको 9th क्लास, 12th क्लास, 10th का हर एक में पढ़ना है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि कैसे पढ़ा। इंडिया शब्द, यहाँ के इंडिया शब्द इंडस से निकला है। संस्कृत में सिंधु कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व पश्चिम की ओर से जाने वाली
ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा। याद रखना है आपको क्या कहा, इसे इंडोस भी कहते हैं। और नदी के पूर्व स्थित प्रदेश को इंडिया कहते थे। भारत नामक मानव समूह नाम पर पड़ा हुआ है। यह भी धारणा है कि राजा दुष्यंत एक रानी शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था, जो काफ़ी बुद्धिमान और शक्तिशाली था। इसी के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। बड़ी ही सरलता के साथ ये दिया गया है, कितना आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन है, काल निर्धारण के कार्बन 14 पद्धति का ये सबसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। ये आपको 6 से लेकर के 10th और 12th तक भी पूछा जाता है। चलिए, इसमें जानना है हमको कार्बन पद्धति के बारे में से बताया गया है। एक्चुअली कार्बन सी कार्बन है। कार्बन 14 पद्धति द्वारा प्राप्त प्राचीन अवशेषों का सही उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं। इसमें देखिए क्या चीज़ कह रहा है, सही उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं। इस पद्धति में सभी जीवित जीवों एवं पेड़ पौधों में C14 की निश्चित मात्रा रहती है, और जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो 14 का ह्रास होता है और C14 स्थिर रहता है, और तुलना कर सही उम्र का पता लगाते हैं। 5730 वर्ष में किसी जीव में पाए जाने वाले C14 की मात्रा आधी रह जाती है। ये है कल C14 पद्धति। अब इसमें नंबर 3 अध्याय का है, यहाँ पे जबकि मिल रहा है प्रारंभिक समाज। हमारे समाज का प्रारंभ कैसे हुआ था, ये प्रथम चैप्टर है। यहाँ पे प्रथम क्वेश्चन है, आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। हाँ, तो इसी जानना है आपको कि आरंभिक मानव जो आरंभ में थे वह इधर उधर क्यों घूमते थे। आरंभिक मानव इधर उधर घूमने के मुख्य 4 कारण हो सकते हैं। इस प्रकार है, किसी भी क्षेत्र में फल, कंदमूल और जानवरों की संख्या सीमित रहती थी। जब ये खत्म हो जाते थे तो भोजन की खोज के लिए लोग स्थान परिवर्तन करते। मौसम के परिवर्तन के भिन्न कारण भी यहाँ से वहाँ लोग घूमते थे। कभी कभी शिकार को पकड़ने के लिए दूर दूर तक चले जाते थे। पानी की खोज के लिए भी इधर उधर भटकते रहते थे। 2 नंबर क्वेश्चन है तीसरा अध्याय का, मध्य पाषाण काल में क्या बदलाव आया। आपको मध्य का पाषाण काल में क्या क्या बदलाव आया है, इसके बारे में है, विस्तार से लिखेंगे। जहाँ परेशानी है उसके पहुँच करके बैकअप करके आप उसे देख करके रोक कर लिख सकते हैं। मध्यम काल में पर्यावरणीय बदलाव आया और वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी, जिसके कारण गेहूँ, जौ, महुआ और अनाज स्वयं उगाए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी। इस समय लोगों के द्वारा पत्थरों अच्छे औजार बनाए जाने लगे, जिस लकड़ी पर लगातार इस्तेमाल किया जाने लगा। मध्य पाषाण काल में यही सब बदलाव आए, देख सकते हैं। अध्याय 4 में आपका सुमेल भी है। यहाँ पे कैसे सुमेल का नहीं मिला देना है, प्रथम कृषक पशुपालन, आप उसको मिला लीजिएगा। कॉलम ए कॉलम बी किताब में दिया होगा। उसके बाद फिर नीचे हम चलते हैं। प्रश्न 1, खेती की शुरुआत कैसे हुई थी। तो ये मानव काल में, जैसे इतिहास में आता है, लोग आदि मानव से उससे खेती का काल कैसे हुआ, आप सभी आगे पढ़े होंगे। कैसे उन्होंने जाना कि हाँ खेती मुझे करना चाहिए, उससे अनाज की उत्पत्ति होती है, सब कुछ मिलते हैं। मानव जब भोजन की खोज के लिए इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे, इसी क्रम में मानव को पौधे के फल पकने का ज्ञान हुआ। उनके बीज के सदृश पौधे को उगते देखा। सदृश यानी कि सामने उन्होंने देखा कि बीज से पौधा कैसे उग रहा है, उसने देखा होगा। इसी प्रकार गेहूं, जौ और मटर के पौधे से प्राप्त अनाज और उसके गिर जाने सदृश पौधे की उत्पत्ति होते देखा, और धीरे धीरे बीजों का गहन कर फसलों को नियमित रूप से उपजाने लगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसे ग्रहण हो सकता है, उसे ग्रहण कर देंगे आप सभी। 2 नंबर है, मानव जीवन में खेती की क्या क्या परिवर्तन आया। हाँ, तो बच्चों खेती की शुरुआत ने मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया, एक निश्चित जगह पर समूहों में रहने लगा। गांव का विकास हुआ, सहयोग की भावना का जन्म हुआ, नाते रिश्तेदारी पर आधारित जनजातीय समुदाय का उदय हुआ, रहने के लिए छप्पर वाली झोपड़ियाँ बनने लगी, कपड़े पहनने लगे। इस प्रकार मानव में परिवर्तन आए। 3 नंबर है क्वेश्चन, नवपाषाण युग के औजारों की क्या विशेषता थी। तो पुराना
पूरा पाषाण युग के औजारों की अपेक्षा नव पाषाण युग के औजारों में आकार छोटे, दृढ़, पहले से ज़्यादा धारदार एवं चमकदार। जो पहले देखते होंगे कि पत्थर के कैसे बनाए जाते थे, आज के डेट में वो लोहा, टीन वगैरह वगैरह सभी को धारदार बनाए जाते हैं। पशुपालन से तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा। ये आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। शासक शहर के लिए उत्तरी धातुओं, बहुमूल्य पत्थर एवं अन्य उपयोगी चीज़ों को मंगवाने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट में यहाँ पे मंगवाने होगा, यहाँ पे मंगवाने लिखा गया, सही कर लेंगे आप इसको, के लिए लोगों को दूर दूर के प्रदेशों में भेजा जाता था। लोग व्यापक पैमाने पर ईंट बनाने का काम भी करते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो भोजपत्र या कपड़े पर लेखन कार्य करते थे, जो अब नष्ट हो चुके हैं। उनके द्वारा मुहरों यहाँ पे मोहरों हो जाएंगे, यहाँ पे इसको मोहर कर लेंगे, हाथी दांत आदि पर लिखे अभिलेख प्राप्त हुए। पहले को दीवार पर, कपड़े पर, इस पर लिखा हुआ आता था। इसके अलावा नगरों में सोनार पत्थर काटने वाले बुनकर जो कपड़ा वपड़ा बुनते हैं, नवनिर्माण जैसे शिल्पकार भी रहते थे, जो अपने घरों या उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। इसमें हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्रों तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। स्त्री पुरुष हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। इनके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी दांत, तांबे का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण में गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। लोग चाक पर निर्मित आग में पके हुए मिट्टी के सदा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तांबा, कांस्य, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उनके द्वारा उपयोग किया जाता था। सख्त पत्थरों के नाप तोल के लिए बाट तथा गहने के तौर पर इस्तेमाल के लिए मनके का निर्माण किया जाता था। बच्चों के खिलौने में छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियाँ, पशु मूर्तियों आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती थी। लोग पासा खेल भी खेलते थे। पासा खेल, ये अपने महाभारत अगर देखा होगा तो उसके बारे में पता होगा पासा खेल किस प्रकार लोग खेलते थे। आगे इसमें आता है हड़प्पा सभ्यता संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति छोटी छोटी नई संस्कृतियों के मिलने पर विकसित हुआ था। ये याद रखना है आपको। जैसे लेखन कला का विकास हुआ, शहर का निर्माण, व्यापार, कारीगरी, कलाकारी और विज्ञान सभी का विकास, यह सभी हड़प्पा संस्कृति में विकसित थी। इस आधार पर संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। प्रश्न 4 है, किसी समाज का नागरीकरण के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन तत्वों की एक सूची बनाइए। हाँ बच्चों, यहाँ पे सूची बनाना है कि यातायात के साधन, बिजली, सफाई, पक्के और ऊंचे मकान, आवासीय कॉलोनी, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था, खान पान, वस्त्र, व्यवसाय संबंधी कार्यालय, सुरक्षा, रोजगार आदि तत्व जरूरी है। ये लिस्ट है आपका। हड़प्पाई लोग देवी देवता, पशु आदि की पूजा करते थे। उनकी एक सूची बनाना है कि किस प्रकार लोग देवी देवता और पशु का भी पूजा किया था। आज भी किया जाता है गाय। हड़प्पाई लोग देवी देवता और पशु की पूजा करते थे। पृथ्वी, पशुपति महादेव, वृक्ष, गैंडा, सांड की पूजा विशेष रूप से करते थे। जादू टोना में भी विश्वास लोग रखते थे। आज के डेट में बहुत कम लोग रखते हैं। हड़प्पाई लोग जिन फसलों से परिचित थे उनकी एक सूची बनाना है, और तुम जिन फसलों के बारे में जानते हो उनकी भी एक सूची। तो आप अपने से भी इसको आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। हड़प्पाई लोग गेहूँ, जौ, मटर, धान, तिल, सरसों आदि से भी परिचित थे। मैं जानता हूँ गेहूँ, जौ, मटर, धान, तिल, सरसों, मसूर, चना, मकई, सोयाबीन, राजमा, बाजरा, मूंग, राई, तीसी, खेसारी इत्यादि। जो भी हम लोग अपना जानते हैं उसके बारे में जानकारी, अगर आप कुछ और जानते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। अध्याय 6, वेदों की कुल संख्या कितना है? तो ये आप बना सकते हैं बड़ी आसानी से। 4 है, आपको पता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, चतुर्वेद, सामवेद, 4 है। ये आंसर आपका है। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में दिया गया है? सबको पता है ये चीज़, सबको नहीं, पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे पता नहीं होगा। ऋग्वेद में दिया गया है। हालांकि कोशिश करेंगे किताब पढ़ने के लिए जरूर। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या है? जो कृषि है।
इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? तो वह महाराष्ट्र में है। किताब में मुख्य रूप से दिया हुआ है। अब ये खाली स्थान को भरना है, जिसको हमने तो इसमें डाल दिया है, लेकिन इसके बाद वाला जब बनाऊंगा तो उसमें सिर्फ सब्जेक्टिव रहेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं। इसमें है डैश स्थानीय से थोड़ा बहुत हमसे छूट चुका है। कभी विस्तार के नदी का है, किस विस्तार का नदी था? यह प्राचीन व डैश है वद। यहाँ पे सभी आर्यों का विस्तार बिहार के गंडक नदी था। बिहार के गंडक नदी था। इसमें ये आंसर रहेगा गंडक। यह प्राचीन वद है। यह क्या है? वद। यहाँ पे ये वद हो गया है, लेकिन इसको वेद है। ठीक है, इसको आप वेद पढ़ेंगे। ऋग्वेदी का इमाम गांव एक। अब इसका आंसर यहाँ पे है ताम्रपाषाण बस्ती है। इसको आप आंसर में लिख लेंगे। उसके बाद है वैदिक कबीले के प्रधान को डैश कहा जाता है, प्रधान को सरदार कहा जाता है, जो ये आंसर होगा। ये भी आप आसानी से बना सकते हैं अपने। हाँ ना में उत्तर देना है। ऋग्वेद पशुपालन करते थे। हाँ, ये आंसर है आपका। इसको ट्रू फॉल्स इंग्लिश में कहती है। हाँ है, नहीं है, नहीं है, हाँ है। क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन करते थे, तो हाँ। आर्यों के जीवन में गाय एवं घोड़ा का महत्वपूर्ण स्थान था, जी था। वैदिक क्षेत्र तमिलनाडु तक विस्तार था, नहीं, वो सभी जगह था। आर्य लोग नगरों में निवास करते थे, नहीं। इनाम गांव के लोग मृतकों को जला देते थे, हाँ। अब यहाँ पे फिर से एक बार आता है, आपको आंसर है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। इस अध्याय का वेदों के नाम लिखना है। दोस्तों यहाँ पे वेद का नाम कुछ दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं। जो पहले ही मैंने बता चुका है कि 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों आपको लिख लेना है। आर्य लोग भारत के किन किन क्षेत्रों में निवास करते थे? आर्य लोग भारत के किन किन क्षेत्रों में निवास करते? आर्य लोग भारत के पंजाब, जी, गंगा यमुना के क्षेत्रों तथा बिहार के गंडक नदी के क्षेत्र में ही निवास लोग करते थे। आगे इसमें है उत्तर वैदिक कालीन समाज का उल्लेख करें। उत्तर वैदिक कालीन और किस प्रकार था? उत्तर वैदिक काल में लोग सबसे ज़्यादा कृषि पर ध्यान देते थे। जनपदों का उदय हुआ, लोग खेती करते थे। चावल, ये गेहूँ हो गया है, गेहूँ होगा जो मुख्य था। व्यवसाय जिनमें धातु कर्म, धातु शोधन, रथकार, स्वर्णकार, कुम्हार ये व्यापारी थे। धार्मिक आस्थाएं भी थी। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ अनुष्ठान होता था। ब्राह्मणों का बोलबाला था। ऊंच नीच का भेदभाव भी उस वक्त था कि आप ये जाति के हैं तो मैं वो जाति का हूँ। खैर अभी ये चीज़ होना नहीं चाहिए। भेदभाव, सभी एक समाज है, सभी हम लोग हिंदुत्व का रूप होता है। इनाम गांव के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे? प्रकाश डालना है कि इमाम गांव के लोग मृतक का किस प्रकार दाह संस्कार करते थे। तो हाँ दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है। इनाम गांव की ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका था। सामान्यतः मृतका के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिनमें शायद खानपान की वस्तु रखी होती थी। करा में मृतक के साथ औजार और धारदार गहने आदि भी खुदाई में मिला है। हथियार भी हो सकते हैं। हाँ, ये हथियार भी हो सकते हैं। हथियार और गहने ये खुदाई में मिला हुआ है। देख सकते हैं कि लोगों पहले कैसे दफनाया था। अभी चर्चा करना है कि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा। आर्य जिन देवताओं की पूजा करते थे उनमें कुछ की सूची बनाया जाता है। यह बताए कि इनमें किन किन देवताओं का पूजा आजकल की जाती है। अभी आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन कौन देवता के। ये देखिए, हद्र, वरुण, आदित्य, अग्नि, ओम, सूर्य, वायु देवी देवता का पूजा करता है। इन वरुण, अग्नि, सूर्य की पूजा आज होता है। यहाँ पे महाता लिखा गया हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग में इसे होता है, सुधार लेंगे उसको आप। ऋग्वैदिक आर्य खेती नहीं करते, इसे क्या कारण? इसे कारण बताना है कि ऋग्वैदिक काल में आर्य एक समाज ही, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल में आर्य खेती नहीं करते थे। इसका कारण है कि वह पशुपालन पर ज़्यादा ध्यान देते थे।
पशुओं के भोजन के लिए वे एक जगह पर ज़्यादा दिन ठहर नहीं पाते, बार बार स्थान बदलना पड़ता। यही मुख्य उनका कारण था, जिस कारण से बेचारे लोग खेती नहीं करते थे। यहाँ पे लास्ट है अध्याय 7वां है यहाँ पे। इसके बाद फिर अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूंगा। समाज प्रारंभिक राज के बारे में है। महाजनपदों का विवरण इसमें आपको अब देना है किस प्रकार हुआ था। तो ये अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय के माध्यम से आप महाजनपदों का विवरण के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? अंग जनपद जो है ये बिहार में काफ़ी प्रभावित है। इसमें राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था। जो आपके पास भूमि होते थे उसमें राजा का कितना होता था, ये था इसमें 6वां हिस्सा वो अपना लेता था। मगध के शासन अजात शत्रु की राजधानी कहाँ थी? तो ये राजगृह में था। ये भी ये बड़ी आसानी से टिक कर लेंगे, लिख लेंगे। निम्नलिखित में कौन सा गणराज था? वही गणराज, इसमें देखिए लिच्छवी गणराज है। मगध नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, ये तो राज्य है और यही एक गणराज है। खाली स्थानों के भरना है तो इसे आप रुका करके और नीचे इसका लिखा हुआ है, आप उसको देख कर लिख देते। अविंत का राजा था। अविंत का राजा कौन था? अब इसमें आपको देखना है कि इसमें दिया हुआ है आंसर में कि अविंत का राजा अविंत ही था, दूसरा नहीं था। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वज्जी संघ की राजधानी कहाँ पे थी? ये आसानी से है कि ये वैशाली में। इसको आप लिख लेंगे। पाटलिग्राम की स्थापना डैश ने, देखिए पाटलिग्राम के अजात शत्रु ने किया हुआ था। ये भी आप जान रहे हैं कि ये अजात शत्रु पर आंसर लगा देंगे। पाटलिग्राम का है इसी के लिए। चलिए आगे इसमें देखते हैं। इसको आगे से आगे चर्चा करना है आपकी। राजा को कर की क्यों आवश्यकता पड़ी? उस काल में कौन कौन से लोग चुकाते थे? कर चुकाना है इसमें। हाँ, तो ये कर चुकाना है कि राजा अपने शासन को चलाने के लिए कर्मचारी रखते थे, सुरक्षा के लिए सेना रखते थे। ये कर जानते हो ना, टैक्स अभी हम लोग करते हैं, ये चीज़ चुकाना पड़ता था। जो जितने लोग खेती अपना कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, ये लोग अपना ये चीज़ को जानते थे। फोन आ जाता। महाजनपदों के राजा अपनी राजधानी को क्यों किलाबंदी किया था? कि कोई अंदर नहीं जा सकता, आ सकता, देख सकता। महाजनपद अपनी राजधानी का किलाबंदी कराते थे। इसका कारण था राजधानी से ही पूरे राज्य की देखरेख होती, इनके और कर्मचारियों के परिवार रहते। इन सबों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से राजधानियों की किलाबंदी कराते थे। साथ ही यह भी ध्यान था किलेबंदी होने पर कम सैनिक की सुरक्षा प्रदान कर लेते थे। रोक का वीडियो देख सकते हैं। मगध के उत्थान में प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य भूमिका क्या थी? अब यहाँ पे जानना है कि मगध के निकटवर्ती क्षेत्रों में लोहे की खानें थी जो हथियार के लिए सहायक, गंगा नदी के कारण उपजाऊ भूमि थी जो कृषि के लिए उपयोगी थी, जंगलों में हाथियों की संख्या अधिक थी जो युद्ध के लिए सहायक था, राजगीर पहाड़ियों से घिरा था, तो पाटलिपुत्र नदियों से जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सर्वोपरि था। नदियों से व्यापार में सुविधा मिली। इस तरह मगध के उत्थान में प्रत्येक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका थी। तो अगर ये चीज़ आप लोग को अच्छा लगा कि हाँ चलिए इससे हमें हेल्प मिलता है, सहायता होती है, हम चाहे तो तुरंत कर सकते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, शेयर भी करेंगे और कुछ अगर कमी हो तो ज़रूर बताएंगे और मैं कोशिश करूँगा इसे और बेहतर बना करके मैं दूँ। ये तो आपका मैं रंजीत सर, रेनबो पब्लिक स्कूल RPS जो लोही नवलपुर में स्थित है। धन्यवाद।